हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। यदि चैनल पर विजिट नहीं की है, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि लगातार जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिलते चलेगा इस चैनल के माध्यम से, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो। बात करते हैं आज रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन का जो भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, चाहे वह रेलवे सिग्नल ग्रेड का 1 का हो या सिग्नल ग्रेड 2 का हो या 3rd का हो, और आने वाला जो भी रेलवे का वैकेंसी आएगा उसमें भी आप कारगर वीडियो साबित होगा। और जैसे से सीजीएल का यदि आप तैयारी कर रहे हैं या फिर जैसे से लेडी सुपरवाइजर का यदि तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेडी सुपरवाइजर में क्वेश्चंस पेपर 3rd में क्वेश्चन जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछे जाएगा, तो उसमें भी आपका बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा इसमें। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस को जनरल साइंस में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। प्रैक्टिस सेट मान सकते हैं इंपॉर्टेंट, जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीटेड होते रहता है। विगत 10 साल से यदि देखा जाए तो कई बार जो है कहीं ना कहीं शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है ये जनरल साइंस का क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं आने वाले जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपका बहुत फ़ायदा में देखने को मिलेगा। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा होगा। क्वेश्चंस को ध्यान से आप लोग देखिएगा, 10% हमको बोलिएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, कि यदि वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग क्या होगा, ये सवाल पूछा गया। ठीक है, हरा होगा, काला होगा, नीला होगा या पीला होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी काला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, ये सभी। सोना को बोलते हैं गोल्ड, चांदी का सिल्वर, तांबा का कॉपर, ऑल ऑफ एबोव। तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इंडिपेंडेंट जो स्टेट में पाया जाता है, आपको ये तीनों पाया जाता है, सोना भी पाया जाता है, चांदी और तांबा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है। लाल और नीला रंग। ठीक है, हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि लाल नीला, और एक होता है लाल नीला मतलब होता है ब्लू, और एक होता है ग्रीन। ये तीनों रंग को क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं, प्राइमरी। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कलर बोला जाता है। ठीक है, इसको प्राइमरी कलर बोलते हैं। तो दो जब रंग है लाल हो और नीले रंग को जब मिश्रण कर दिया जाता है तो वो एक प्रकार का एक सेकेंडरी कलर बनता है, वो है मेजेंटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका आंसर। ठीक है, तो प्राइमरी कलर में 3 रंग आता है, एक आता है रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, बाकी जितने भी रंग होगा वो सेकेंडरी रंग होगा। किसी भी रंग को यदि दूसरे रंग में परिवर्तन करना चाहेंगे तो पार्थिव रंग में से ही आपको एक रंग लेना पड़ेगा, ताकि आप सेकेंडरी कलर प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिक कलर वे होते हैं जिसमें आप अन्य कलर नहीं बनाया जा सकता हो, उसकी सहायता से आप बना सकते हैं दूसरे रंग, तो सेकेंडरी कलर होगा। लेकिन पार्थिव रंग को, जैसे लाल को हरा प्रकाश में देखेंगे या सफ़ेद प्रकाश देखेंगे, लाल प्रकाश में देखेंगे तो लाल ही दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन उसी को लेकर यदि हम सेकेंडरी कलर में जाएंगे या दूसरा कलर लेके लाइटिंग इफेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो सेकेंडरी कलर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा का अंतर्गत आता है। ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, सेरोमोलॉजी और जियोलॉजी। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए फटाफट। चलिए देखिए, पहले भी हमने क्लास में डिस्कस किया था कि क्वेश्चंस इसी प्रकार से आपको
कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने की मिलेगा। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पर है ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी में जो होता है तारे और आकाशीय पिंड यह सब का जो है अध्ययन किया जाता है। सेरेमोलॉजी जो होता है ये अस्थियों का नहीं होता है, ठीक है। सेरेमोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन नहीं होता है, ठीक है। और एक होता है जियोलॉजी। जियोलॉजी में होता है जीव जंतु का अध्ययन, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ओरोलॉजी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होता है ओरोलॉजी। यदि आपसे एपीकल्चर पूछे तो आप मधुमक्खी पालन का अध्ययन कर सकते हैं। एक्टोमोलॉजी का है तो कीटों का अध्ययन। पोमोलॉजी आपसे पूछा जाए तो फूलों का अध्ययन। सायरोलॉजी पूछा जाएगा तो छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर पूछेगा तो कास्टिंग पेड़ों का संवर्धन। और अंथियोलॉजी यदि आपसे पूछा जाए तो पंछियों का अध्ययन। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से कौन सा गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सबसे योगदान देता है? हरित गृह प्रभाव मतलब होता है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होगा वो कौन सा गैस होगा जो ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करेगा, ठीक है। ये आपसे पूछा गया सवाल। तो ऑप्शन क्या है कि फ्योन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। तो देखिए फ्योन तो होगा नहीं, ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। मीथेन नहीं करता है। धान की जो धान देखे होंगे जब धान फूटने लगता है, ठीक है, तो उस समय जो है एक प्रकार का गैस निकलता है जिसे हम मीथेन गैस कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकता है। यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन से कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य, निम्न या उच्च होगा या असीमित होगा? आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? आमीटर नहीं पूछा गया, ध्यान रखिए यहाँ पर वोल्टमीटर पूछा गया। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो होता है इन्फिनिट। क्या होता है? इन्फिनिट होता है। इन्फिनिट मतलब होता है असीमित, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आदर्श वोल्टमीटर पूछा गया, ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा इन्फिनिट यानी असीमित। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपृक्त किया जाता है, इसका कारण क्या है? देखिए जब इलेक्ट्रिसिटी का फिटिंग होता है, पोल वोल में देखे होंगे कहीं ना कहीं, तो जहाँ ट्रांसफार्मर एक्चुअली लगा रहता है वहाँ पर एक वो अर्थिंग दिया जाता है, देखिएगा कहीं, ताकि जो करंट आएगा 11,000 करंट जो आएगा वो ट्रांसफार्मर में सीधा रह जाता है। और ट्रांसफार्मर क्या होता है, एसी ही करंट रहता है, लेकिन एसी करंट को वो ऊंच जो रहता है वो निम्न में परिवर्तन कर देता है और 220 वोल्ट सप्लाई करता है प्रत्येक गांव में। बाकी शहरों में जो होती है वहाँ भी लगभग इतने ही करंट पास करती है, लेकिन जहाँ इंडस्ट्री एरिया रहता है वहाँ करीब 11,000 वोल्ट जो है वहाँ पर पास करना होता है। तो आपको अर्थिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, बड़ा बड़ा पोल में मिलेगा, या फिर अपना गांव क्षेत्र में आपको जहाँ जहाँ, या शहरी में भी देख सकते हो, जहाँ आपका ट्रांसफार्मर जहाँ फिटिंग है वहाँ पर एक्चुअली देखने को आपको मिलेगा ही। तो वहाँ पर जो होता है कि एक जो तार होता है वो भू संपृक्त किया जाता है, मतलब भूमि में, ताकि अधिकतर करंट जो है यदि पास करे तो कुछ करंट का मात्रा जो है वो भूमिगत चला जाए और क्षतिग्रस्त पूर्ति से बचाया जा सके, जिसको हम लघु पतन भी बोल सकते हैं, शॉर्ट सर्किट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमिगत में चला जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे भी थोड़ा सा देख लेना है कि और क्वेश्चन सही हो सकता है, थोड़ा सा बेस्ट आंसर देने की कोशिश करना। इनमें विद्युत का क्षय नहीं होता, गलत। विद्युत का कैसे क्षय नहीं होगा? लघु पतन भू संपत्ति यदि नहीं जाएगा तो हो सकता है क्या ज़्यादा वोल्टेज के कारण क्षतिग्रस्त भी होगा। विद्युत परिपथ को पुण्य करता, परिपथ को पुण्य नहीं करता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा मतलब होता है एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट जिसको बोलते हैं। दृष्टि धारा यहाँ पर लिखा है, इसको बोलते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट। तो एसी से डीसी यदि आपको चेंज करना है
तो उसे हम रेक्टिफायर द्वारा रेक्टिफायर द्वारा हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट को डीसी करंट में चेंज करने के लिए एक्चुअली रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। और यदि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तन करना हो तो उसे हम ट्रांसफार्मर भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि एक फिल्टर है तो यहाँ पर होगा नहीं, फिल्टर का काम ही नहीं है इसको कि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करना। ट्रांसफार्मर हमने अभी बात किया कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो उच्च जो वोल्टेज हो तो निम्न वोल्टेज में परिवर्तन की करता है वो, तो ये भी नहीं होगा। रेक्टिफायर यहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मोटर नहीं होगा, मोटर क्या होता है, विद्युत जो होता है विद्युत धारा को वो विद्युत धारा को क्या करता है, यांत्रिक में चेंज करता है। विद्युत मोटर का काम है विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करना। और यदि जनरेटर की बात की जाए, जनित्र की बात की जाए तो वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आपको लगेगा इजी है सर, लेकिन एक्चुअली होता है कि क्वेश्चंस जो सेट होता है, मान लीजिए आपका 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंस में, ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस में आपका जो वेटेज जो रहेंगे वो ध्यान रखिएगा 50% जो होता है जनरल क्वेश्चंस, मतलब सभी बना सकते हैं, और कुछ परसेंट जो होते हैं जैसे 25% जो रहते हैं वो मॉडरेट का रहते हैं, और 25% जो हार्ड रहेगा वो भी हार्ड नहीं रहेंगे, जो स्टडी किया रहता है उसको हार्ड नहीं। तो इजी क्वेश्चंस को देख के आप जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि क्लोरोफिल का घटक नहीं है, कंपोनेंट नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब आपको 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है सही होगा, एक नहीं होगा। देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए हाइड्रोजन है ऑप्शन में, दूसरा है मैग्नीशियम है, कार्बन है और कैल्शियम है। तो कैल्शियम आपको कहाँ पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है ना, तो ये तो हट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा अलग। बाकी सब जो है क्लोरोफिल का घटक में आता है, ये तीनों जो होता है वो क्लोरोफिल का घटक में आता है, ये क्लोरोफिल का घटक है, ठीक है। लेकिन नहीं क्या होगा, तो नहीं में आ जाएगा कैल्शियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एडवर्ड जेनरल किस रोग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है चेचक, लकवा, आंत ज्वर और विसुचिका। चलिए इसका फटाफट आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए एकदम इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, कई बार जो है एग्जाम में रिपीटेड हुआ है सवाल, ठीक है। तो एडवर्ड जेनरल जो है किस रोग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, या उसने क्या खोजा था, ठीक है, ये आपसे सवाल पूछा गया है यहाँ पर। तो चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए आप लोग। चलिए बहुत सा, ठीक है, चेचक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा चेचक। चेचक का जो खोज किया था वो एडवर्ड जेनरल ने किया था, ये आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि टीबी के जीवाणु की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने किया था, ठीक है। लुइस पास्चर ने रेबीज का टीका का खोज किया था, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। लकवा, अब यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिया है लकवा, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए लकवा यानी विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। हाथ पैर या कहीं भी आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादातर हाथ पैर में मिलता है देखने को, या फिर गर्दन भी देखने को मिलेगा कि एक साइड जो है टेढ़ा हो जाता है, वो उसका जो वहाँ पर ब्लड सप्लाई होता है वहाँ पर बंद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ कहीं इसका जो मुख्य स्रोत में आता है, रासायनिक जो नाम हम बोल सकते हैं उसको, वो होता है बायोटीन। ये होता है बायोटीन, यानी जो होता है वो B7 की कमी से कारण होता है,
और रासायनिक नाम इसको बोलते हैं बायोटीन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बायोटीन। ठीक है, बायोटीन बोलते हैं। आंत जोर जिसको बोलते हैं, आंत जोर का काम होता है, देखिए एक होता है आंत जैसे प्रभावित करता है पेचिश, ठीक है, और एक होता है आंत जोर, ठीक है। तो ये जो होता है वो आपका शरीर में कहीं ना कहीं आपको थकावट के साथ साथ बुखार आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सब जो है आपको कहीं ना कहीं प्रोटोजोआ के कारण आपको देखने को मिलता है। तो एडोजेरल ने चेचक की खोज किया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्यूज तार किसकी बनी होती है? यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि फ्यूज तार जो है किससे बनी होती है। तो ऑप्शन है टीन और तांबा के, टीन और शीशे की मिश्र धातु से। और वो दोनों लिखा है, यानी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूज तार जो होता है टीन और शीशा का बना होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है। फ्यूज जो होता है वो सुरक्षित करता है परिपथ को जलने से रोकता है, विद्युत क्षरण को रोकता है। इसलिए यदि ज़्यादा वोल्टेज होगा तो ऑटोमेटिक फ्यूज जो है तार टूट जाता है, ताकि विद्युत परिपथ को क्षतिग्रस्त से रोका जा सके। तो इसलिए फ्यूज का यूज किया जाता है। अभी वर्तमान समय में जो है फ्यूज के जगह पर जो है एमसीबी लगा रहता है, ऑटोमेटिक लाइट या करंट यदि अधिकतम आ जाए तो ऑटोमेटिक वो शट डाउन हो जाता है, ताकि विद्युत क्षरण से होके विद्युत जो क्षरण होगा उससे रोका जा सके, ठीक है। और फ्यूज का जो होता है प्रतिरोध जो होता है, इसका आर जो होता है वो निम्न होता है, प्रतिरोध निम्न होगा। इन्वर्सली किसका होगा? गलनांक का एल से, देखिए जो इसका गलनांक होगा वो कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो इसका गलनांक अधिक होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन से दो पार्थिव रंग अभी देखें, इसको हटा दीजिए। अगला जैसे इनमें से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस मतलब क्या है? हरित गृह गैस मतलब होता है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, ये तो ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन मतलब होता है CH4, ये भी ग्रीन हाउस गैस। नाइट्रिक ऑक्साइड N2, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन नाइट्रोजन गैस जो होता है N, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रकृति में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, जैसे आपको पता होगा 98% पाया जाता है, और अदर जो होता है गैसेस पाया जाता है वायुमंडल में। लेकिन ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और जल वाष्प, ये जो 5 जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से इनमें से किसने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी? संकल्पना होता है कंसेप्ट देना। किसने बताया था ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, इसका कुछ कंसेप्ट के बारे में बताया। ऑप्शन है JN जोसेफ, L जेबलर्स, जोसेफ फेरियर और CP पार्क नहीं होगा। जोसेफ NS जोसेफ भी नहीं होगा, L जेबलर्स भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C जोसेफ फेरियर ने ये कंसेप्ट दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन से गाजर क्या है? एकदम सिंपल सा है, बार बार हमने बताया था। यदि आप नियमित रूप से हमारे क्लासेस को अटेंड करते हैं, वीडियो को आप लोग देखें हैं इससे पहले वाला, तो आपको पता होगा कि हमने विस्तार पूर्वक बताया था क्या क्या होता है क्या। तो यहाँ पर गाजर क्या है? पुष्प है, तना है, जड़ है, इनमें से कोई। पहले तो इनमें से कोई नहीं को हटा दीजिए। पुष्प तो है नहीं, ठीक है, कोई फल तो है नहीं, ठीक है। देखिए तना और जड़ में से एक होगा। तो आपसे पूछा गया यहाँ पर गाजर है क्या, ठीक है। गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सब क्या है? तना में क्या आएगा? सबसे पहले आपको जानना है तना में क्या क्या आएगा। तना में आएगा आलू आएगा, अदरक आएगा, ठीक है, ये सब तना में आता है। तो गाजर क्या हो जाएगा? एक प्रकार का जड़ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? जड़ में आ जाएगा, ठीक है। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का दही के रूप में जमने के कारण क्या है? उसको खमीर कहते हैं, लैक्टोबैसिलस कहते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया कहते हैं, इनमें से कोई नहीं।
हालांकि माइक्रोबैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा, यदि आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, या दही जम जाता है उसमें आप देख सकते हैं, या दूध को आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा, और उस बैक्टीरिया को देखने के बाद आपको फिर खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है। और उसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। तो बैक्टीरिया का काम होता है उसको कॉड जो होता है मिल्क को कन्वर्ट करता है। कॉड जब जम जाता है वो, तो वो जो होता है उसको जमाने में बैक्टीरिया का बहुत ही अहम भूमिका होता है, ठीक है। खमीर तो होगा नहीं, इसलिए माइक्रोबैक्टीरिया को हटा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। पाश्चुकरण होता है, जैसे कि आप ले आए मिल्क ले आए, और मिल्क को यदि आप पाश्चुकरण करना चाहते हैं तो 15 से 20 सेकंड 15 से 30 सेकंड तक आप रखिए 70 डिग्री प्लस टेम्परेचर में, 70 या 75 डिग्री टेम्परेचर में आप रखिए। 15 से 30 सेकंड तक उबालिए, वो मिल्क जो होता है पाश्चुकृत हो जाता है, ठीक है। मिल्क क्या हो जाता है? पाश्चुकृत हो जाता है। यदि आप 65 डिग्री रखते हैं टेम्परेचर, 65 डिग्री यदि आप टेम्परेचर रखते हैं, 65 डिग्री टेम्परेचर पर यदि आप उबालना चाहते हैं तो कम से कम आपको 20 मिनट का आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। 20 मिनट आपको रखना पड़ेगा मिल्क, तभी वो पाश्चुकृत हो जाता है। अदरवाइज यदि 70 से 75 डिग्री टेम्परेचर पर यदि आप उबालते हैं तो उससे 15 या 30 सेकंड तक आप रखेंगे तो वो क्या हो जाता है? पाश्चुकृत हो जाता है। और जिससे वह क्या हो जाता है, जैसे आपको प्रोडक्ट भी लेते हैं कहीं पाश्चुकृत लिखा रहता है तो पाश्चुकृत होता है। लुईस पास्चर ने ही क्या किया था? दूध का जो होता है मिल्क का पाश्चुकरण की खोज किया था, और 1875 उसमें किनमन की भी खोज किया था, और रेबीज का टीका का भी खोज लुईस पास्चर ने ही किया था। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा आहार फाइबर से समृद्ध होता है? सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए आइसक्रीम यहाँ पर ऑप्शन है, तो आइसक्रीम में फाइबर मिलेगा नहीं, ठीक है। वो तो आपको बॉडी को टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम करता है, बैलेंस भी कुछ नहीं करता है, थोड़ा कि उस समय जिस समय आप खा रहे हैं उस समय क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा कंट्रोल कर देता है, कम कर देता है, ताकि आप तापमान को ही। तो इसमें फाइबर तो होता नहीं है। सफ़ेद रोटी में फाइबर कहाँ से होगा? उसमें फाइबर नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यदि कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें तो ऑप्शन नहीं होगा सेव। नूडल्स में नहीं होगा, नूडल्स तो आपको खाना ही चाहिए, इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। ये आपका गुड हैबिट्स के अंदर नहीं आता है, बैड हैबिट्स मान सकते हैं। नूडल जैसे आप खाते हैं तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करें, ठीक है। एप्पल में जो होता है सेब में जिसको बोलते हैं, उसमें फाइबर आपको देखने को मिलेगा, तो आप एप्पल खा सकते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में जो है फाइबर मिलता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो होता है विटामिन जो ए होता है, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन जो होता है विटामिन ई, उसको भी पूर्ति करता है, तो इसे आप ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा एक औसत वयस्क मानव में लगभग 23 फीट लंबा होता है? अब देखिए, एक होता है लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, और होता है एपेंडिक्स, यानी बड़े हाथ, लीवर, छोटे हाथ और अपेंडिक्स। तो ये तो हटा दीजिए ऑप्शन में, लीवर भी हटा दीजिए कि भाई समझ में लगभग 23 फीट तो लंबा नहीं होगा। ये दोनों में से एक हो सकता है कि बड़ी हाथ होता है या छोटी हाथ हो सकता है, ठीक है। तो बड़ी हाथ का ये होता है वो फिल्ट्रेशन करके, डाइजेशन करके छोटे हाथ को भेज देता है। जब आप पहले भोजन खाते हैं तो भोजन का शुरुआत जो होता है मुख से होता है, फिर आपका गृह नालिका में जाता है, फिर फिल्टर होकर किडनी में जाता है, फिर वो हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में चलता है ना, इंटेस्टाइन में चलता है, बड़े हाथ में जाता है, फिर वो छोटे हाथ को कन्वर्ट कर भेज देता है जहाँ भोजन का पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसका जो होता है लंबाई 23 फीट का लंबा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? देखिए यहाँ पर पूछा गया है, हड़बड़ी के आपको आंसर नहीं मार लेना है, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन सिंपल आएगा, लेकिन आपको देखना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो अंकुरण के लिए, अंकुरण मतलब समझ रहे हैं, कोई बीज को आप जब पौधे रोपते हैं, बोते हैं, तो उसमें क्या होता है कि
आप देखे होंगे कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद वो अंकुरित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था कि सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, उसके कोई नीड नहीं होती है, तापमान का, प्रकाश का, हवा का, जल का। देखिए टेम्परेचर का तो होना ज़रूरी है, विदाउट टेम्परेचर का कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, उसे अंकुरित नहीं किया जा सकता। यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिक जो है वो अंकुरित नहीं होगा। नॉर्मल टेम्परेचर कम चाहिए, तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, इसलिए ये तो आंसर सही होगा, आपको नहीं चूज करना है। प्रकाश, हवा देख लेते हैं। ठीक है, प्रकाश तो इसका कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसको रखते हैं, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। इसका आवश्यकता भी है और नहीं आवश्यकता होने के बाद भी ये जो है अंकुरित हो जाता है। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं आपका हवा। हवा भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हवा आपका बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ हवा भी चाहिए। हवा यदि कांस्टेंट रहेगा, एयर कांस्टेंट रहेगा, तो कहीं ना कहीं अंकुरित का जो विकसित होगा वो रुक जाएगा। जल भी इम्पोर्टेंट है, तो टेम्परेचर, विड और वाटर जो होता है इम्पोर्टेंट होता है कोई भी चीज़, कोई भी बोया हुआ चीज़ को अंकुरित करने में। तो ये जो लाइट होता है, प्रकाश जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये लाइट यदि आपको नहीं मिले उस जगह पर जहाँ आप बोए हैं, और टेम्परेचर, हवा और जल आपको पर्याप्त मात्रा में समय समय मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अंकुरित हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा रहा है, हालांकि लाइट भी मिले तो भी अंकुरित होगा, नहीं मिले तो भी अंकुरित होगा। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, घर में आप चना ले लीजिएगा, उसको फुलाइएगा, पानी दे के रख दीजिएगा, सुबह देखिएगा उबाल लीजिएगा, और फिर उबालने के बाद उसको पानी और नहीं देना है। ठीक है, उबालने के बाद फूल जाएगा, फूलने के बाद एक कपड़ा में ढक कर रख देना है। एक दिन के बाद पुण्य देखना है उसमें तो वो अंकुरित हो जाता है। तो उसमें क्या आप लाइट गुजार रहे हो, प्रकाश किरण आया नहीं आया, तो उसमें भी अंकुरित देखने को मिलेगा या नहीं। विदाउट लाइट का भी आप अंकुरित कर सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिकली शुरू से आप भी देखे होंगे या भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड होता है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको इस प्रकार का और क्वेश्चंस चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो के में कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि जो है अगला जो है नेक्स्ट क्लास, उम्मीद करता हूँ कि और एक पार्ट ले आएँ। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा जनरल साइंस, कोई दिक्कत ना होगा। थैंक यू, धन्यवाद।